कैसे हो नन्हे दोस्तों। आशा करती हूँ अच्छे से हो, है ना। आज रविवार है तो खूब मस्ती कर रहे हो। तो आज एक रूपकथा की कहानी सुन ले हम लोग। तो आज जो रूपकथा की कहानी हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो मैंने लिया है भारतीय रूपकथा यानी कि भारत की रूपकथाएं इस किताब से। और इस किताब की जो लेखक हैं वो है सौरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय। तो चलो शुरू करें आज की कहानी। इस किताब से और एक कहानी दैत्य और देवकन्या, ऐसा राजकन्या हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। वही था ना, दैत्य और नहीं देवकन्या, राजकन्या नहीं, दैत्य और देवकन्या, ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इसी किताब की एक दूसरी कहानी पढ़ेंगे। उस किताब की तो उस कहानी की जो शीर्षक है वो है जा हबार ता हबेई, यानी कि जो होना है वो होके ही रहेगा। तो चलो शुरू करें कहानी। तो ये कहानी है एक राजा की। उनकी बहुत बड़ी सी एक राज्य थी और वो एक दिन शिकार के लिए निकले। तो बहुत दूर तक वो करने के लिए बहुत दूर तक वो अपने पार्षदों को लेकर, सिपाही सांथरी लेकर चलने लग गए जंगल में। लेकिन बहुत देर तक घूमने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर वो उन्होंने क्या किया, अपने सारे लोग परिजन को पीछे रख कर वो आगे बढ़ चले। एक बहुत बड़ा सा माठ, उसको पार करते हुए वो चलते ही रहे। अचानक से उसके उनके सामने एक बहुत बड़ी सी राक्षस उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तो जहाँ तक वो राक्षस खड़ा हो गया तो वो पूछे कि भाई, मतलब राक्षस उसको लगा, उनको लगा, तो वो पूछे कि आप कौन हो। तो वो बोलने लगा, जो होना है वो होगा ही, मैं वो ही हूँ। तो तुम क्या चाहते हो, अभी या 10-20 साल बाद। तो पहले तो वो समझ नहीं पाए, फिर थोड़ी देर में वो सारे परिस्थिति को समझकर बोले कि मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आऊँ, मैं 7 दिन बाद यहाँ पर ही फिर से वापस आता हूँ और फिर आपको कहता हूँ कि कैसा, मतलब क्या मुझे चाहिए, अभी के अभी या 10-20 साल बाद। तो फिर वो अपने रानी के पास पहुँचे। अपने लोगों को वो पीछे ही छोड़ के आ गए थे। तो रानी के पास पहुँचे और रानी को बोले कि भाई देखो, मेरे साथ मुलाकात हुआ था, जो होना है वो होगा ही इनका। तो अब उन्होंने पूछा है कि भाई जो होना है वो अगर होगा ही तो वो अभी के अभी होना मंजूर है या 10-20 साल बाद। तो रानी बोले देखो, अभी हमारे शरीर में ताकत है, अभी हम बच्चों को देखभाल कर सकते हैं, तो अभी हो जाए जो होना है। अगर खराब कुछ होना है तो, बाकी अगर 10-20 साल बाद होना है तो भाई तब हम लोग बुढ़े हो जाएंगे, हम कैसे उसको झेल पाएंगे। तो ठीक है, यही डिसीजन लेकर राजा 7 दिन बाद उस माठ में, उस जगह पे वापस गए और उस राक्षस को या उस मूर्ति को फिर से वही बोले कि भाई अभी के अभी हो जाए। तो जहाँ तक बोले ठीक है, अभी के अभी ही हो जाता है, बोलकर वो अदृश्य हो गए। और इधर राजा अपने राज्य वापस आ गए। और वापस आते ही थोड़ी ही देर में उनको पता चला, मंत्री आकर बोले, महाराज, शत्रु सेना हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए अग्रसर हो रही है और बहुत जल्दी जल्दी हमारे ऊपर हमला भी बोल देगी। तो ये जहाँ तक राजा ने सुना तो बोले, अरे अरे, पूरा सैन्य दल, पूरा वाहिनी को सजाओ, हम लोग युद्ध करेंगे। वो तो युद्ध करे, लेकिन हाँ, राजा एक बार के लिए ज़रूर सोचे थे कि जल्दी बोले तो इतनी जल्दी। लेकिन जो भी है, लड़ना तो पड़ेगा। तो वो लड़ाई तो किए लेकिन हार गए। और जब शत्रु पक्ष अपने विजय के गर्व में चूर होकर, मत्त होकर लूटपाट में नियोजित थे, तो तब राजा अपनी रानी, 2 बेटे और उनकी 2 पत्नी, मतलब ये टोटल जो 6 लोग हैं, ये धीरे धीरे रात के अंधेरे में जितने समेट सकते उतने धन संपत्ति लेके राज्य से फरार हो गए, निकल गए। और फिर उस धन संपत्ति को लेके वो लोग इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कोई बड़े से शहर में वो लोग कभी नहीं गए ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ऐसे ही चलते चलते एक समय उनके पास जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। तब रानी और उनके बहुओं के शरीर में जो भी गहने थे वो बेचकर वो लोग दिन चलाने लगे। लेकिन ऐसे ही चलते चलते एक दिन वो भी खत्म हो गया। तो अब वो लोग
पेट भर के खाना तक नहीं खा पाते। तो फिर दो राजकुमार बोले, हमारे शरीर में ताकत है, हम आपके ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहते, हम अपने भाग्य को एक बार एक बार बजा के देखना चाहते हैं कि भाई हम लोग कुछ कमा भी पाते हैं या नहीं। ये बोल के वो दोनों चले गए राजकुमार। और इधर राजा और रानी सोचने लगे, हमारे साथ बेचारे ये बहुएं जिनकी इतने कम उम्र है, क्यों ये लोग कष्ट भोगे। तो वो अपने बहुओं को बोले कि देखो, तुम लोग अपने पिताओं के घर पे वापस चले जाओ। अच्छा, यहाँ पर बोलना ज़रूरी है, ये जो दो बहुएं हैं इनका नाम है चंपा और शंपा। चंपा और शंपा। तो भाई राजा ने तो बोल दिया, लेकिन वो दोनों बहुएं बोले, अगर अब हम ऐसे परिस्थिति में अपने पिताओं के घर हम वापस जाएंगे तो वहाँ पर लोग बहुत ही बेकार तरीके से हमें देखेंगे, छोटे नज़र से हम लोगों को देखेंगे। इससे तो अच्छा है कि हम जैसे हैं आपके साथ हम सुखी हैं। लेकिन उनकी ये बात जितनी भी आदर्श हो, लेकिन राजा और रानी को वो सुहाया नहीं। उनको कष्ट होते ही रहा, तो वो लोग एक दिन रात को उन लोगों को त्याग दिए। लेकिन त्यागने से पहले एक चिट्ठी लिख दिए, वहाँ पर लिखे कि अगर भाग्य अगर सही हो तो तुम लोग अपने भाग्य के ही बलबूते पे, अपने कर्म के द्वारा ही आप लोग अच्छे से आगे बढ़ जाओगे। और यही शुभ चिंता के साथ हम तुम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। ये बोलकर दो तलवार, दो घोड़ा और वो चिट्ठी और थोड़ा सा पैसा, मतलब मोहर जो भी कुछ बचा हुआ था वो डाल के वो लोग चले गए, वहां से निकल गए। अब दूसरे दिन जब सुबह हुई तो चंपा जो बड़ी बहू है वो उठकर सब कुछ देखी, चंपा को जगाई और फिर वो लोग थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठे रहे। लेकिन फिर वो लोग देखने लगे कि क्या क्या पड़ा हुआ है पास में। तो फिर चंपा देखी कि राजकुमार का जो एक कपड़ा था वो रह गया है। तो चंपा बोली, चलो मैं आज से पुरुष बन जाता हूँ और तुम मेरी बहन। तो ऐसे ही वो लोग चंपा लड़का बनकर चंपा को, अपने देवरानी को लेकर वो लोग एक राजा के घर, एक राज्य में आए। और वहाँ के राजा के पास पास चंपा नौकरी मांगने के लिए चली गई। तो चंपा जाकर नौकरी मांगी। वो देखने में बहुत ही मासूम और सुंदर दिख रही थी। तो राजा बोले ठीक है राजा बोले ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तो तुम मेरा अंगरक्षक बनोगे। तो बन गई चंपा अंगरक्षक। और वो बहुत लगन से काम करती थी, तो इसीलिए सारे लोग खुश भी थे। अब एक दिन, अच्छा यहाँ पर एक बात बोलूं, चंपा और शंपा भाई बहन बनकर राज्य की एक प्रांत में एक कुटिया में रहने लग गए। तो अभी नौकरी मिल गई है चंपा को, तो उन लोगों को खाने की कोई चिंता नहीं रहा। तो एक दिन रात को वो लोग सो रहे थे, तो अचानक से उन लोग की चंपा की नींद खुल गई। क्यों खुली? क्योंकि उसी दिन शाम को ऐसा हुआ था कि, अच्छा इस राज्य में क्या नियम था कि इस राज्य में ऐसा नियम था कि कोई अगर डाकू या ऐसा कोई अपराधी है तो उसको पेड़ से लटका के फांसी दिया जाता था। तो उसी दिन शाम को या उससे पहले एक डाकू को वो लोग पकड़ के वैसे ही फांसी में लटकाया गया था। तो भैया अब हुआ क्या है कि रात को एक कोई औरत चीख चीख के रो रही है। ये आवाज़ सुनकर चंपा बाहर निकली तो देखी कि उसी पेड़ के, मतलब जंगल के वहां से तो आवाज़ आ रही थी। और चंपा जब वहां पर अनुसंधान के लिए पहुंची तो वो देखी कि एक औरत वहां पर उसी लटके हुए लाश के नीचे खड़े होकर वो रो रही है। तो वो उस औरत को पूछी, उस महिला को, कि आप रो क्यों रहे हो? तो वो बोले कि ये मेरा बेटा है, मैं आखिरी बार उसको एक चूमना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं उस तक पहुँचूँ। तो चंपा सोची कि अरे इस औरत की तो थोड़ा सा तो हेल्प कर ही सकती हूँ। तो बोलकर उसने उस लेडी को अपने कंधे में चढ़ा ली। अब वो लेडी तब पहुँच पाई उस डाकू के फेस तक। तो चंपा सोची चलो किसी को तो कुछ हेल्प कर दूं। लेकिन अचानक से उसके गाल में खून टपक के गिरा ऊपर से। तो तब उसको समझ में आया, बेटा ये तो कोई औरत नहीं है, नॉर्मल कोई औरत अपने पुत्र शोक में रो नहीं रही है, ये एक राक्षसी है जो खून पीने के लिए आई है। तो जहाँ तक ये देखा तो चंपा ने उसको नीचे गिरा दी और तलवार से एक बार कर दी। लेकिन वार ऐसा गया कि राक्षसी के ऊपर नहीं लगी, लेकिन उसकी साड़ी का आंचल का एक टुकड़ा कट गया।
तो वो हाथ में लेके देखी, अरे बाप रे, ये कैसा वाला साड़ी है, सोने से बना हुआ है और कितनी महीन और बारीक इसका काम है। ठीक है भैया, जो भी है। तो वो घर वापस आ गई और दूसरे दिन थोड़े देर से राजसभा में वो उपस्थित हुई। तो राजा पूछे आज देर क्यों हो गई, तो वो पूरा का पूरा व्याख्या कर दी पूरा। तो राजा को जब दिखाई वो आंचल की टुकड़ा, जो टुकड़ा था, तो वो देखकर राजा बोले बाप रे, ये तो बहुत महंगी साड़ी है रे भाई। तो ठीक है, तुम्हें मैं कुछ पैसा दे रहा हूँ, मोहर दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे ये दिया है। तो उन्होंने उसको पुरस्कार स्वरूप ये दिए और अपने रानी को उस आंचल का वो जो टुकड़ा है वो दिए राजा। अब रानी वो देख के सोचे बाप रे, ये इतना महीन, इतनी बारीक कारीगरी है, इसको क्या कैसे ही क्या करूँ। तो फिर उन्होंने बोला, रानी बोली कि मुझे ऐसा ही साड़ी चाहिए, टुकड़े वुकड़े में मुझे कुछ काम नहीं होगा। अब रानी ने पूछा है, मांगी है, तो राजा भी चंपा को बोले कि तुम 1 महीने के अंदर मुझे ला के दो। कैसे लाओगे मुझे नहीं पता, अगर ला के दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ढेर सारा पुरस्कार से पुरस्कृत करूंगी, पुरस्कृत करूंगा। लेकिन ये चीज़ ज़रूर जान लेना, अगर नहीं ला पाए तो भाई वो तुम्हारे लिए वो ऑप्शन नहीं है, तो वो सही नहीं होगा। तो भाई अब वो सोचने लगी कि भाई अब करे क्या। सही में अब राजा ने मांगा है। अब राजा तो बोली कि भाई तुम राजा तो बोले हैं कि भाई तुमको मोटा बख्शिश मिलेगी, मिलेगा। लेकिन भाई उसके साथ साथ अगर नहीं ला पाई तो तब उसका गला भी वो काट देंगे, तो भाई गर्दन चला जाएगा, तो करे क्या बेचारी, गर्दन में चली जाएगी, तो भाई करे क्या। तो चंपा बोले ठीक है महाराज, वही होगा। तो राजा बोले तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जितना रुपए चाहिए खर्चे के लिए ले लो, और ये सारी तुम 1 महीने के लिए ला के अंदर तुम ला दो। तो दूसरे ही दिन सुबह राजा से वो विदाई लेके वो निकल पड़ी। भाई अब निकलना तो है, वो ये राज्य वो राज्य घूमते हुए ऐसे एक राज्य के सामने वो पहुंची जहाँ पर मकान घर बार सब कुछ तो है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं। और पता है वो लोग सारे कैसे, सबको देख के लगता था कि वो बहुत ही दुश्चिंता में है। और एक घर के सामने, एक मकान के सामने, तो वो आई आई तो वो देखी एक बूढ़ी दादी वहाँ पर बैठी है और खूब सारा ढेर सारा आटा गूंद रहे थे। और उसके बगल में दो छोटी छोटी बच्चियाँ भी बैठी हुई थी, लेकिन वो आटा गूंद रहे थे और रो रहे थे। तो चंपा पूछी आप रो क्यों रहे हो दादी। तो वो दादी बोली कि बेटा यहाँ पर इस देश का एक रिवाज है कि हर रोज़ के बोले हर रोज़ नहीं, हर हफ्ते तो यहाँ पर एक राक्षस आता है, शहर के ही आखिरी छोर में एक कुटिया है वहाँ पर, और उसके लिए हर एक घर से हर हफ्ते ऐसे ही ढेर सारा क्या बोलें, एटलीस्ट एक मॉन मतलब 100 kg, राइट। तो ऐसे आटे का रोटी बनाना पड़ता है, एक बकरी देना पड़ता है, और अपने घर से एक इंसान को भी उस राक्षस के खाने के लिए दे के आना पड़ता है। तो आज मेरे घर की बारी है भाई, तो मेरा लड़का जाएगा, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ, और ये आटा से मैं रोटी भी बना रही हूँ उसी राक्षस के लिए। तो चंपा बोली ठीक है दादी, आज आप रोटी और बकरी तो दे दो, लेकिन आपका बेटा नहीं, मैं जाऊंगी। तो दादी बोले अरे नहीं नहीं, आप दूसरे के बेटे हो भाई, दूसरे के संतान हो, आप क्यों जाओगे। तो चंपा बोली मैं तो उसको मार मार गिराऊंगी या मार भगाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर ये ज़रूर याद रखना है, चंपा भले चाहे लड़की है लेकिन वो पुरुष बनकर, मतलब लड़का बन के ही सारी बातें कर रही है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई पूरा रोटी बनी, वो बकरी लेकर उस दादी की जो लड़का है वो चलने लगा, और उसके पीछे पीछे चंपा भी चली। और चलने के बाद उस कुटिया में पहुंची जहाँ पर रोटी और छाछ रखा गया। उसके बाद एक बड़ी सी क्या बोलूँ, मिट्टी की पुतला, मिट्टी से बना हुआ एक पुतला पुतला रखा गया, और उस पुतले को कपड़े वपड़े पहना के ऐसे सजाया गया कि राक्षस आके जब रात को देखेगा तो उसे लगे कि भाई ये कोई इंसान ही खड़ा है। और उसने उसी के बगल में एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया और वहाँ पर वो छुप गई।
अब क्या हुआ, रात के समय में जब वो राक्षस आया, आकर वो पहले रोटी खाए, फिर वो छाछ खाए, और फिर उस इंसान को, वो जो जहाँ तक वो खाने के लिए आए, मतलब उस मिट्टी से बना हुआ पुतले को, तो हमारे जो चंपा है ना, वो तलवार से एक बार से उसका पैर काट लिया। घुटनों से वो एक पैर काट लिया। जहाँ तक पैर काटा तो फिर क्या हुआ, फिर वो जो राक्षस है वो तो गिरते पड़ते भाग गया। और फिर चंपा दूसरे दिन वो कटे हुए पैर को लेकर, मतलब सुबह में, दूसरे दिन सुबह में वो उस दादी के पास आई, सब कुछ बोले, उस शहर के, उस राज्य के, इसको सब कुछ बोले। तो भाई वैसे उसको दादी ने पहले ही बताया दिया था कि इस राज्य के राजा ने ये कसम खाई है, मतलब ये घोषणा की है कि जो उस राक्षस को मार पाएगा तो उसको वो ढेर सारे धन संपत्ति और अपनी एक बेटी के साथ वो शादी भी करवाएंगे। तो वही ठीक है, चंपा बोले कोई बात नहीं, लेकिन राजा के पास तो खबर चला गया, क्योंकि उसके पास सबूत के तौर पे वो कटा हुआ पैर भी था। तो वो पहुंचा, पहुंचकर सब कुछ देखे। राजा बोले ठीक है भाई, तुम धन संपत्ति लो और मेरी बेटी, बड़ी बेटी के साथ तुम्हारा शादी करवा देते हैं। तो चंपा तो बहुत विपद में वो दुविधा में पड़ गई। तो फिर चंपा बोली नहीं नहीं, मेरा अभी थोड़ा काम है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ, तो फिर मैं वापस आके आपकी कन्या के साथ मैं विवाह कर लूँगी। तो बोलकर चंपा फिर से वही जगह, मतलब वो साड़ी ढूंढने पे निकल गई। चलते 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 आखिरकार ऐसी जगह पे वो पहुंची। आखिरकार वो ऐसी जगह पे पहुंची जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा महल था, लेकिन क्या बोले उसको, प्राचीरों से, मतलब दीवारों से घिरी हुई एक महल था, जहाँ पर और कुछ या और कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक कन्या थी जो सूता, मतलब जो धागा बना रही थी। तो फिर उसको देखकर वो लड़की जो है, पहले बहुत खुश होकर हंसी और फिर अचानक से रो पड़ी, चीखी। तो वो उसकी ये अजीबोगरीब कांड देखकर, अजीबोगरीब कांड देखकर चंपा बोली तुम पहले हंसी और फिर रोए क्यों। तो वो लड़की बोली कि मैं आज तक कभी मुझे छोड़कर और कोई इंसान ही नहीं देखी हूँ। इंसान ही नहीं देखी हूँ, तो तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन फिर ये भी पता है कि यहाँ पर राक्षस रहते हैं तो तुम्हें खा जाएंगे। तो चंपा पूछी यहाँ पर कितने राक्षस रहते हैं। तो वो लड़की बोली दो, राक्षस और उसकी बीवी राक्षसनी, तो राक्षसी। तो बोले ठीक है चलो, मुझे तुम क्या बचा सकती हो, कैसे, या मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। तो वो लड़की बोली कि मैं एक रात के लिए शायद मैनेज कर सकती हूँ। तो बोलकर उसको एक रूम पे लेके गई, एक कमरे में, और वहाँ पर खाना दी, पानी दी, और फिर बाहर से ताला लटका के अपना काम के लिए वो आ गई। तो फिर अब थोड़ी देर बाद छाग और हिरन लेकर वो राक्षस और राक्षसी वहाँ पर पहुँचे। और फिर वो लोग खाना खाते खाते वो लोग बहुत तर्क वितर्क करने लगे कि इस लड़की को तो हम फलाने फलाने राज्य से उठा कर लेके आए हैं, इसके राज्य के तो सारे लोगों को हम मार चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बात है कि भाई ये तो बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी भी करवानी है। तो दोनों बोले, राक्षसी बोली कि जो मेरा आंचल काटा था ना, उस लड़के से इसका शादी करवाएंगे, वो बहुत बेड़ है, वीर बहुत है। तो उधर ही राक्षस बोले नहीं नहीं, जो मेरा पैर काटा था उससे मैं शादी करवाऊंगी, शादी करवाऊंगा हमारी बच्ची की। तो ये सारे तर्क युद्ध हुए। तो ऐसे करते हुए उन लोगों का खान पान खत्म हुआ, वो रात भी निपट गया। और फिर दूसरे दिन सुबह वो लड़की आके चंपा को सब कुछ रिपोर्ट कर दी। तो चंपा बोले कि अच्छा, मैं ही वो हूँ, अगर ये जान के क्या वो लोग मुझसे तुम्हारी शादी करवाएंगे क्या। तो चंपा को वो बोले हाँ करवाएंगे। बोले ठीक है। तो दूसरे दिन सुबह होते ही वो लोग तो अपने खाने की बंदोबस्त करने के लिए बाहर चले गए। फिर जब वापस आए, फिर से वो लोग तर्क वितर्क करना शुरू किए। तो चंपा के बारे में वो लड़की सब कुछ बता दी। तो उनके सामने जब चंपा हाजिर हुई तो वो लोग बोले कि भाई कैसे तुम मेरे पैर काटे हो, कैसे तुम मेरे आंचल काटे हो, बताओ। तो चंपा ने बोल दी सही से, क्योंकि वो सच्ची में काटी है।
तो वो राक्षस और राक्षसी बहुत खुशी खुशी बोले कि तुम इससे खुशी खुशी उसके साथ उस लड़की की शादी करवा दी। और शादी होने के बाद उसको ढेर सारा संपत्ति भी दी। और फिर संपत्ति देकर उस राज्य से वो अपने, उनके हिसाब से वो उसकी जमाई है और अपनी कन्या है, तो कन्या और जमाई को विदा कर दी। और इधर चंपा ये जो लड़की है इस लड़की को लेकर और फिर उस राज्य में पहुंची जहां पर वो राक्षस के पैर काटी थी। और वहां से भी उस राज्य की जो बड़ी राजकुमारी है उसके साथ शादी करके वो आखिरकार जहाँ पर वो चंपा के साथ जिस राजा के अंडर में वो नौकरी करती है वहां पर आके पहुंची। और इसी बीच एक बात तो मैं ज़रूर बोलूँगी, वो अपने वो जो राक्षस और राक्षसी जो ससुर हैं, मतलब सो कॉल्ड ससुर और सास हैं, उनसे वैसा वाला एक कपड़ा भी मांग दी थी। तो वैसे वो लोग वैसे ही बहुत ढेर सारे कपड़े दिए थे। तो चलो हम कहानी में फिर से उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर सारी ढेर सारा संपत्ति और दो बीवियों को लेकर चंपा वापस आई है जहाँ पर वो नौकरी करती है, जिस राजा के पास वो नौकरी करती है। वहाँ पर आकर वो पहले तो साड़ी दी, राजा बहुत खुश हो गए और उसको सारे खूब सारे उपहार भी दिए, बख्शिश भी दिए और बोले आज से तुम मेरे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बोलकर उसको बहुत एक अच्छा वाला कोठी बाड़ी भी रहने के लिए दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, कोठी बाड़ी दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन आखिरकार एक मस्ती वाली काम ये हुई कि चंपा इतने धन धन ऐश्वर्य में रहकर भी खुश नहीं रही। उसको खाली याद आती रही उसके सास ससुर और अपने हस्बैंड और देवर के बारे में। वो बार बार सोचने लगी कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग ना जाने कितने ठोकर खा रहे हैं। तो आखिरकार शंपा और चंपा चलो दिन तो बिताते रहे, लेकिन चंपा आखिरकार ये भी सोचे कि चलो एक काम करते हैं। वो राजा को जाकर बोली कि महाराज मैं एक बगीचा बनाना चाहती हूँ जहाँ पर देश विदेश के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होंगे। उसकी मंशा ये थी कि कहीं ना कहीं तो ये खबर पहुंचेगी। तो वो ये भी अनाउंस कर दी कि हर पौधे के लिए वो 10 मोहर देंगे। और ये आशा करी कि कभी ना कभी उसके हस्बैंड या उसके देवर या उसके सास ससुर में कोई तो एक एटलीस्ट उनके पास कोई पेड़ पौधे लेके पहुंचेंगे। तो हुआ यूं, कई साल बीते, लेकिन आखिरकार उसके सास ससुर और हस्बैंड और देवर जो अभी एक साथ ही रह रहे थे, वो लोग आए खूब सारे पहाड़ी पेड़ पौधे, अनोखे पेड़ पौधे लेकर। और चंपा पहचान पाई, लेकिन वो लोग उसको पुरुष के रूप में पहचान नहीं पाए। तो चंपा ने उन लोगों को अलग करवा के एक कोठे में उनको अलग करवा के नज़रबंदी बना के रख दिए। तो ये लोग सोचने लगे अरे क्या ऐसा दुर्भाग्य है, बाकी लोगों को मोहर मिल रहे हैं और हमको देखो बंदी बना लिया गया। और फिर तो जो सास थे, जो रानी सास थी, वो कहने लगी नहीं ये हमारे पापों का ही प्रायश्चित हो रहा है, क्योंकि हम अपने बहुओं को वैसे छोड़ के आए थे ना। तो ये बात सुन के चंपा को बहुत खराब लगी। तो वो आखिरकार अपने प्रहरियों को बोले कि भाई उन लोगों को ऊपर लेके आओ, नहाने का पानी दो और उनको खाना खाने के लिए बैठाओ। और फिर जब वो लोग खाना खाने लग गए साफ सुथरे होके, तो चंपा उनके सामने पुरुष वेश में ही उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ गए और उनसे सब कुछ पूछे। तो वो लोग अपना अपना दुखड़ा, मतलब जो भी घटा है वो सब कुछ बोले। फिर चंपा बोले कि आप अपने बहुओं को क्यों छोड़े थे। तो वो बोले कि देखो हमारे साथ वो लोग तो वैसे भी ठोकर खाते, हमारे भाग्य के दोष से ही हम लोग ऐसे परिस्थिति में हैं। और वो राजाओं की बेटियां थी, राजकन्या थी, तो हमें इसीलिए लगा कि अपने अपने भाग्य में वो लोग सही रहेंगे। तो तब चंपा बोले आप ऐसे ही सोचे थे, बोल के बाहर जाकर बहुत सालों बाद वो फिर से स्त्री रूप में किसी के सामने बाहर आई और फिर सारे घटना वर्णित की। और फिर अपने सास ससुर हस्बैंड देवर और शंपा को लेकर वो लोग क्या किए, राजा के पास गए जिस देश में वो लोग रह रहे थे, और वहाँ पर सब कुछ व्याख्या की। और बोले कि देखिए मैं अपना परिचय गोपन करके इतने सालों से काम किया है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो राजा बोले कि एक
मतलब तुम इतना बहादुरी, इतना बुद्धि की तुम परिचय दोगी, ये मैं ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तो तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो चंपा ने बोला कि आप हमारे जो ससुर जी के राज्य है उसको उद्धार करने में हेल्प कीजिए। तो वो हेल्प किए भी और उनके राज्य उद्धार भी हो गए। और ऊपर से चंपा ने ये डिसाइड की कि जो दो बीवियाँ थी उनके साथ उसके हस्बैंड और देवर के एक एक करके एक एक लड़की के साथ शादी करवा दी। तो और वो बोली कि हम पहले दो बहनें थे, आज से हम चार बहनें रहेंगे। तो ऐसे ही वो लोग सुख शांति से रहने लगे इसके बाद से। लेकिन दोस्तों आज की कहानी यहाँ पर ही ख़त्म होती है, लेकिन इसके यहाँ से ही हम लोग एक चीज़ सीखते भी हैं। क्या चीज़ जानते हो? एक चीज़ ऐसा सीखते हैं कि भाई जो भी आए हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें साहस के साथ सच्चाई के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। देखो अगर वो सच्ची नहीं होती तो वो सबके पास ये सारी बातें स्वीकार नहीं करती, है ना। तो दोस्तों आज की कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हुई है। वीकेंड मस्ती से गुजारना और अच्छे से रहना, ठीक है। टाटा।